जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम साइंस की लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सेल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और उसके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लिए थे। अब हम आज के इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं, तो हम समझेंगे डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए को थोड़ा समझेंगे। आरएनए क्या होता है, तो इनमें क्या समझेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके कार्य, इनकी खोज कैसे हुई, इस टाइप की चीज़ें समझेंगे। साथ में हम ये समझेंगे जीन, फिर गुणसूत्र गुणसूत्र या फिर इसी को कहते हैं हम क्रोमोसोम। गुणसूत्र को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो जीन, गुणसूत्र, क्रोमोसोम और डीएनए, इनमें आपस में क्या संबंध है, ठीक है, और क्या अंतर है, इनको भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। सारी चीज़ें कहानी के माध्यम से, और जैसा कि आप देख सकते हो कि हम पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम डीएनए क्या है। तो डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से संतानों तक वंशानुगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देशों को ले जाने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब आप सोचोगे सर क्या खतरनाक परिभाषा बताई आपने, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब इसको अपन साधारण भाषा में समझते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में, सरल लैंग्वेज में समझते हैं। तो जैसे कि अब होता क्या है, ये मानव शरीर है। ठीक है, ये हाथ पैर और ये हमारा मानव शरीर है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मानव शरीर किससे बना है, ये सब खोज करना शुरू की। तो हमको पता चला कि पूरा मानव शरीर बना हुआ है एक कोशिका से। ठीक है, अब ये हो गई एक सेल यानी कोशिका। अब ये कोशिका किससे मिलकर बनी है, ये सब चीज़ें पता करने लगे। तो हमें झूम करने पर, इस कोशिका को झूम करके देखा तो पता चला कि इसके केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उस न्यूक्लियस में बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस गुणसूत्र को थोड़ा, न्यूक्लियस को बड़ा कर देते हैं अपन, और इस प्रकार की संरचना उसके केंद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अब ये पता लगा, ये देखो, ये यहाँ पे साइड में देखो, ये एक्स प्रकार की आकृति बनी हुई दिख रही है आपको, ये वही है। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र हैं, इनका बारे में पता किया कि ये कुल कितने होते हैं। तो मनुष्यों के अंदर कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो जोड़ी यानी 23 दुआ 46। मनुष्य के अंदर कुल कितने गुणसूत्र हो गए, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी ये एक्स की आकृति जो आप देख रहे हैं, ये कुल कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, इनमें से जो 22 जोड़ी है, ध्यान रखना, 22 जोड़ी यानी संख्या में कितने, 44। तो 44 गुणसूत्र जो है ये डिसाइड करते हैं कि हमारा शरीर कैसे बनेगा। हमारा शरीर कैसे बनेगा यानी हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी त्वचा, स्किन का रंग क्या होगा। ठीक है, हमारे कितने दांत होंगे, हमारी उंगलियां जो रहती है तो अंगुली कितनी होगी। ठीक है, बहुत सारे 6 उंगलियों वाले व्यक्ति होते हैं ना, यानी हमारा शरीर सारा का सारा कैसा होगा ये डिसाइड करेंगे ये 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र। और जो 23वीं जोड़ी होती है, 23वें नंबर की यानी 2 गुणसूत्र। ठीक है, जो 23वीं जोड़ी होती है, दो दो गुणसूत्र होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम फीमेल रहेंगे या मेल, यानी इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये डिसाइड करेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा। बात आ गई समझ में। तो 22 जोड़ी तक ये डिसाइड होता है कि हमारे शरीर की पूरी संरचना कैसी होगी, और 23वीं जोड़ी ये डिसाइड करती है कि हमारा सेक्स क्या होगा, हम मेल रहेंगे या फिर हम फीमेल रहेंगे। यहाँ तक बात आ गई समझ में। ठीक है, अब ये सारा कौन डिसाइड कर रहा है, ये क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है। अब भैया ये सारी चीज़ें क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है, तो फिर हमने क्रोमोसोम को फिर झूम करके देखा। ठीक है, पहले तो हमने शरीर को झूम करके देखा तो हमको क्या मिली, कोशिका मिली। कोशिका को झूम करके देखा तो हमको न्यूक्लियस मिला। न्यूक्लियस को झूम करके देखा तो उसमें हमको क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र मिले। अब हम क्या कर रहे हैं, गुणसूत्रों को और झूम करके देख रहे हैं। तो देखो हमको पता चला कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं ये सब के सब एक धागे से बने हैं। ये किससे बने हैं, एक धागे से। ये देखो, ये धागा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये कैसे ऐसे गोल 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 घुमा हुआ ये धागा। तो ये सारा कुछ किससे बना हुआ है, एक धागे से। इस धागे को हमने जब झूम करके देखा तो हमको क्या मिला, ये पीले कलर की आकृति जिसको क्या कहते हैं, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन है ये। इस पीले कलर की आकृति को क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और इसके ऊपर एक बारीक धागा लपेटा हुआ है। ठीक है, देख रहे होंगे ना आप इमेज में कि इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर एक बारीक धागा ये लपेटा हुआ है। इस धागे को फिर झूम करके देखा और यही धागा क्या है, डीएनए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यही धागा है क्या, डीएनए। यानी डीएनए से क्या बना हुआ है, क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम न्यूक्लियस में, और यही 23 जोड़ी डिसाइड करती है कि हमारे शरीर की पूरी संरचना कैसे होगी। बात आ गई समझ में। अब बात आती है कि एक शब्द आता है जिन। जिन क्या होता है? तो डीएनए का इतना खंड, एक खंड, डीएनए का एक खंड क्या कहलाता है? जिन। भैया ये जिन बायोलॉजी वाला जिन है रे, ये भूत प्रेत वाला जिन मत समझना, ठीक है। तो जिन क्या है? तो ये डीएनए का एक खंड क्या कहलाता है? जिन। तो ऐसे डीएनए में बहुत सारे खंड होंगे, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये क्या कहलाते हैं? सारे के सारे जिन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। एक कोशिका में लगभग 1.5 मीटर लंबा डीएनए होता है। डीएनए की लंबाई एक कोशिका में कितनी होती है? 1.5 मीटर। अब आप कहोगे सर इतना लंबा डीएनए एक कोशिका में है, तो हमारे शरीर में तो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। तो या मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी सारी शरीर की कोशिकाओं का, हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं का डीएनए अगर निकाला जाए तो उसकी लंबाई इतनी हो जाएगी कि हम पूरी पृथ्वी को 3 बार लपेट सकते हैं। पूरी पृथ्वी को कितनी बार? 3 बार लपेट सकते हैं। लेकिन ये बहुत बारीक होता है और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा होता है, तो इस कारण इतना सिस्टमेटिक रहता है कि हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ आपस में लिंक है, और यही वो डीएनए है जो क्या डिसाइड करता है? हमारी अनुवांशिक निर्देशों को, अनुवांशिक निर्देशों को या वंशानुगत सामग्री को। जैसे बहुत सारे व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनकी शक्ल जो रहती है वो अपने माता पे या फिर अपने पिता पे से। भाई बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं ना जो अपने हूबहू अपनी माता की कॉपी होते हैं या फिर पिता की कॉपी होते हैं, दादा की कॉपी होते हैं या फिर दादी की कॉपी होते हैं, नाना की कॉपी होते हैं या नानी की कॉपी होते हैं। यानी परिवार के किसी न किसी सदस्यों से उनके गुण मिलते हैं, उनकी शक्ल मिलती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति अपवाद भी होते हैं जो पड़ोसी पे निकल जाते हैं, उनकी शक्लें पड़ोसी से मिलने लग जाती है, तो ये क्या है? अपवाद है, ठीक है, ध्यान रखना है, वो अपवाद माने जाएंगे। आमतौर पे भाई हमारी शक्ल किससे मिलेगी? हमारे परिवार के किसी सदस्य, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, ठीक है, इन पे ही हम जाएंगे, ओके। तो अपवाद को छोड़ते हैं, हम इन पे डिस्कस करते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे? भाई हमारी शक्ल, हमारे गुण कुछ न कुछ तो हमारे दादा दादी, माता पिता, किसी न किसी से तो हमारे परिवार के सदस्य से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो सब कैसे? तो ये जो 22 गुणसूत्र है, ये 22 गुणसूत्र कहाँ से आते हैं? तो ये हमारे वंशजों से ही, हमारे पूर्वजों से ही आते हैं। तो अब आप बोलोगे सर ये कैसे आते हैं? तो इसके लिए आपको देखना होगा सेल डिवीज़न। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सेल डिवीज़न वाला वीडियो, जिसकी लिंक मैं क्या करूँगा, लिंक में डाल दूंगा कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है, सेल डिवीज़न वाला वीडियो। साथ में एक सेल टॉपिक जो है, सेल टॉपिक वाला वीडियो भी, उसको भी जरूर देख लेना। तो उससे आपको ये जो गुणसूत्र वगैरह है ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैंने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। बात आ गई समझ में। तो मेरे हिसाब से आपको डीएनए आ गया होगा समझ में कि डीएनए वही चीज़ है जो हमारी वंशानुगत सामग्री, यानी हमारे दादा दादी के गुण हम में, हमारे माता पिता में ट्रांसफ़र हुए थे, उनसे हम में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होंगे। ये सब कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? डीएनए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। जैसे आपने एक और बात देखी होगी कि बहुत सारे व्यक्तियों को सफ़ेद दाग वाली बीमारी होती है, ठीक है। तो वो सफ़ेद दाग वाली बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो ये डीएनए, इस डीएनए की वजह से वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे माता पिता को अगर सफ़ेद दाग हैं तो बच्चों को भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके डीएनए अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब कहानी क्लियर है कि डीएनए क्या है। तो ये साधारण भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया कि डीएनए क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब डीएनए की खोज किसने की, इसको थोड़ा समझते हैं। तो होता क्या है, डीएनए को पहली बार 1869 में स्विस जीव विज्ञानी जोहान्स फ्रेडरिक मिशर ने डब्ल्यूबीसी पर अपने शोध के दौरान पहचाना था, ठीक है। इन भाई साहब ने पहचाना, लेकिन इन्होंने नाम क्या दिया? तो उसको नाम दिया न्यूक्लिन। याद रखना है, इन्होंने डीएनए को क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन, ओके। अब क्या होता है डीएनए कि अब देखो नामकरण की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसने नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अल्ब्रेक्ट कॉसेल, ठीक है, अल्ब्रेक्ट कॉसेल, ठीक है। ये जो व्यक्ति है अल्ब्रेक्ट कॉसेल, ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये इमेज किसकी है? ये फ्रेडरिक मिशर की है। ये इमेज जो है ये किसकी है? फ्रेडरिक मिशर की है। एक व्यक्ति थे अल्ब्रेक्ट कोसेल। अल्ब्रेक्ट कोसेल जो थे, इन्होंने क्या किया? डीएनए का नाम डीएनए दिया। ध्यान रखना है, इस व्यक्ति ने डीएनए का नाम डीएनए दिया है। किसने? अल्ब्रेक्ट कोसेल ने, ठीक है।
इनकी फ़ोटो में ला नहीं पाया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अल्ब्रेक्ट कोसेल का नाम याद रखना कि इन्होंने डीएनए का नाम डीएनए दिया। फ्रेडरिक मिसर जो कि आपको ये इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था डीएनए को, ठीक है। तो याद रखना अल्ब्रेक्ट कोसेल को 1910 में नोबेल भी मिला है, नोबेल प्राइज, ओके। डीएनए अणु की डबल हेलिक्स संरचना की खोज बाद में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और के क्रिक द्वारा प्रयोगात्मक डेटा के माध्यम से की गई थी, ठीक है। यानी डबल हेलिक्स जो संरचना है, अब डबल हेलिक्स संरचना क्या है, तो यहाँ देखो ये कोने में आपने जब भी डीएनए की आकृति देखी होगी तो कुछ इस प्रकार से डीएनए बना होगा, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार से डीएनए बना है ये डबल हेलिक्स, दो हेलिक्स दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ओके। तो डबल हेलिक्स जो संरचना उसकी खोज किसने की, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। ये साबित हो गया कि डीएनए जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अंत में ये साबित हो गया था। अब भैया इन दोनों भाई साहब को भी 1962 में नोबेल मिल गया। देखो ये जेम्स डी वाटसन और ये फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, इनको कब 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था। देखो इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, ये दोनों कितने खुश हैं। जिसने पहली बार देखा था न्यूक्लियन नाम दिया था फ्रेडरिक मिसर, बेचारे को इसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो ये देखो ये इमेज में भी कितना उदास दिख रहा है ना, ठीक है। तो डीएनए की खोज आ गई समझ में। तो ध्यान रखना है सबसे पहले किसने खोजा, तो जीव विज्ञानी जोहान्स फ्रेडरिक मिसर ने, ठीक है, 1869 में। अल्ब्रेक्ट कोसेल ने इसे डीएनए नाम दिया, फ्रेडरिक मिसर ने इसको न्यूक्लियन नाम दिया था, और डबल हेलिक्स संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने खोजी थी। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा समझते हैं डीएनए की संरचना को, फिर डीएनए की संरचना कैसी होती है। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये जो चीज़ें लिखी दिख रही है, हो सकता है कि आपको पढ़ने में टफ लगे, मैं आपको फिर आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा टफ लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, ओके। डीएनए के मूल निर्माण खंड न्यूक्लियोटाइड हैं। देखो अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला है यहाँ पे, डीएनए के मूल निर्माण खंड क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यानी ये साधारण भाषा में इसको कहें तो ये क्या कह रहा है कि डीएनए की जो यूनिट होती है, डीएनए की जो हिंदी में कहें तो इकाई होती है, वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वो क्या होती है, तो ध्यान रखना है, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, ओके। डीएनए किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, तो वो एक शुगर ग्रुप, एक फॉस्फेट समूह और एक नाइट्रोजन आधार से बना होता है, ठीक है। यानी हमको न्यूक्लियोटाइड या डीएनए बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक शुगर ग्रुप की ज़रूरत है, एक फॉस्फेट समूह की ज़रूरत है और एक नाइट्रोजन बेस की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ें मिल जाए तो हम डीएनए खुद से बना लेंगे, ठीक है। डीएनए के प्रत्येक स्ट्रैंड को बनाने के लिए एक शुगर और एक फॉस्फेट समूह और न्यूक्लियोटाइड को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक स्ट्रैंड को कौन बनाने के लिए, तो ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन समूह ये सब जोड़ते हैं आपस में। एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चार प्रकार के नाइट्रोजन आधार होते हैं। ये दिख रहे हैं ना नाइट्रोजन बेस, तो ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। ये चार नाइट्रोजन्स आधार निम्नलिखित तरीके से एक साथ जुड़े रहते हैं। ए के साथ टी जुड़ा रहता है, सी के साथ जी, ठीक है। ये आधार जोड़े डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के लिए आवश्यक हैं, जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा दिखता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, ये एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा दिख ही रहा है, ओके। नाइट्रोजन्स आधारों का क्रम आनुवंशिक कोड या डीएनए के निर्देशों के लिए जिम्मेदार है। यानी जो एजीटीसी है, इनका जो क्रम ये रहेगा किसके लिए जिम्मेदार, हमारे आनुवंशिक कोड के लिए, ठीक है। ए और जी प्यूरिन होते हैं और सी और टी पायरिमिडीन होते हैं, ठीक है। ये ए और जी इनको क्या कहते हैं, हम प्यूरिन कहते हैं, ठीक है। इनको नाम दे दिया है क्या, प्यूरिन, और टी और सी को पायरिमिडीन, ओके। अब देखो ये भी हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे जो बायोलॉजी जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है, उनके लिए दिक्कत की बात रही होगी। अब हम साधारण भाषा में समझते हैं, ठीक है। पहले तो हमने थोड़ा टफ लैंग्वेज में इसको समझ लिया, अब हम साधारण भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको समझना है, तो डीएनए की जो इकाई है, जो यूनिट है, यानी डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर समूह, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन आधार से। नाइट्रोजन आधार चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। एजी को क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं, टीसी को क्या कहते हैं, तो पायरिमिडीन कहते हैं। अब देखो, अब हम खुद से अलग से अपना एक डीएनए बनाते हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे इमेज में आप देख लेना एक बार थोड़ा सा इसको झूम कर देता हूँ। तो देखो ये दो स्ट्रैंड दिख रही होगी, दो स्ट्रैंड यानी ये दीवारें दिख रही होगी, और ये देखो बीच में ये जुड़े हैं आपस में, सी जी जी सी, ठीक है। ये देखो टी ए, ठीक है, ए टी, ये आपस में जुड़े जुड़े दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब इसको अपन साधारण भाषा में इधर समझते हैं। तो डीएनए जो है वो आपको इस प्रकार की संरचना में देखने को मिलता है, ठीक है। ये डीएनए की संरचना हो गई। इसमें क्या होगा, तो ए टी, ठीक है, टी ए, सी जी, जी सी, ए टी, ठीक है। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये इधर भी जुड़े रहते हैं, ये इधर भी जुड़े रहते हैं। ये वास्तविक संरचना है डीएनए की। अब इसको और समझते हैं, ठीक है, और समझते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि इसको और अगर अच्छे से अपन समझे तो ये होगा एस समूह, ये हो गया पी, ये फॉस्फेट समूह हो गया, ठीक है। ये शुगर बेस, ये हो रहा है अपना फॉस्फेट समूह। तो डीएनए जो है ना, डीएनए की संरचना में ये इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे ए डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा किससे, टी से, ठीक है। जी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा सी से। ए डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा टी से। जी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा सी से, ठीक है। ये डीएनए है। जो आपको ये जो लाइनें दिख रही है, ये जो लाइनें आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है, इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ। ये जो लाइनें दिख रही है ये क्या है, ये फॉस्फेट समूह, ये शुगर समूह। देखो ये शुगर और फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे क्या बनती है, ये लाइनें आसपास की जो दो दीवारें दिख रही, दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, तो ये इससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बीच में क्या रहता है, बीच में ये ए टी जी सी, ये चार क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है। इनको क्या नाम दिया था अपन ने, नाइट्रोजन बेस। तो ये आपस में ए और टी डबल बॉन्ड से, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये डीएनए की संरचना होगी। ये क्या होगी, डीएनए की संरचना। और देखो ये जो क्रम दिख रहा है कि पहले अपने एटी को लिया, फिर जीसी को लिया, फिर एटी को लिया, फिर जीसी को लिया, तो ऐसे ही हर व्यक्ति में इनका क्रम अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति में टी पहले आएगा, ए बाद में आएगा, किसी व्यक्ति में जी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, किसी में सी पहले आएगा, जी बाद में आएगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना एक डीएनए होता है, एक नाइट्रोजन बेस का क्रम होता है, ठीक है। और वही डिसाइड करता है कि उसका आकार, संरचना, उसके गुण कैसे होंगे। बात आ रही समझ में। तो ये सब चीज़ें किससे डिसाइड होती है, नाइट्रोजन बेस के क्रम से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये पूरी संरचना बनती है डीएनए की, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको डीएनए अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ओरिजिनल इमेज तो डीएनए की कुछ इस प्रकार से रहती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो बस इतनी हमको चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, कौन कौन सा फॉस्फेट समूह, शुगर, फॉस्फेट। तो इस प्रकार से ये जो संरचना बनती है, ये आसपास की संरचना हो गई, ठीक है। ये डीएनए के क्या हो गई, ये आसपास की संरचना हो गई। और बीच में क्या रहता है, ये एजीटीसी आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना। डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डीएनए के प्रकार की बात करें तो डीएनए के प्रकार ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है। 3 प्रकार का कुल डीएनए होता है। अब देखो इसमें अगर बात करें ना, तो ये जो लिखा दिख रहा है, ये बहुत टफ लैंग्वेज है। आमतौर पे मैंने ये लैंग्वेज इसलिए यहाँ पे नोट्स में ली है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि देखो बुक की लैंग्वेज जो होती है ना, वो बहुत टफ होती है। आमतौर पे ना समझ में नहीं आती, बच्चों के दिमाग से ऊपर चली जाती है। तो अब इसको हम साधारण भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं इधर साइड में, तो ये जो पहली इमेज है ये ए डीएनए की है, ये बी डीएनए की, ये जेड डीएनए की है, ठीक है। ए डीएनए की बात करें तो ये क्या होता है कि दोनों श्रृंखला एक अक्ष की ओर, इसमें दोनों श्रृंखलाओं की बात करें, यानी दोनों ये जो श्रृंखलाएं दिख रही है, ये जो दोनों श्रृंखलाएं दिख रही, ये एक अक्ष की ओर दक्षिणावर्त होती है। ये कैसी होती है, एक अक्ष की ओर दक्षिणावर्त होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये बी डीएनए से ज़्यादा चौड़ा होता है, चौड़ाई इसकी बी डीएनए से ज़्यादा होती है। बी डीएनए की बात करें तो ये सिंपल दक्षिणावर्त होता है, ये भी दक्षिणावर्त होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जीवों में ये सर्वाधिक पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर कभी पूछे आपसे
कि जीवों में सर्वाधिक कौन से प्रकार का डीएनए पाया जाता है, तो याद रखना है बी डीएनए, ठीक है। और डबल हेलिक्स संरचना इसी की दी गई थी, जो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स संरचना दी थी वो बी डीएनए की ही दी थी। कभी क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना है। तीसरी बात करें जेड डीएनए की, ये कैसा होता है, ये वामावर्त होता है। ये कैसा होता है, वामावर्त होता है। इसमें जो हेलिक्स होते हैं, ये हेलिक्स में देखो ये जिगजैग पैटर्न दिख रहा है, ये टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो कितने सिस्टोमेटिक यहाँ से गए हुए हैं ये। लेकिन इसमें हेलिक्स में क्या होता है कि टेढ़े मेढ़े पैटर्न पाए जाते हैं जिनको जिगजैग पैटर्न कहते हैं, इसीलिए इसको जिगजैग डीएनए भी कहते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये डीएनए के प्रकार है, एकदम सिंपल से है। अब देखो डीएनए के अगर कार्य की बात करें तो कार्य तो आप लोगों को पता हो ही गए होंगे, इतना अपन ने डिस्कस किया कि हमारे वंशानुगत सामग्री को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये सब जीवों में उत्परिवर्तन वगैरह वगैरह नए गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, ये तो आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन बनता है वो कौन बनाता है, ये आरएनए बहुत हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। ये न्यूक्लिक एसिड मानव शरीर में नई कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड है जो क्या होता है, मानव शरीर में नई कोशिका के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, ओके। आमतौर पर डीएनए अणु से प्राप्त होता है। भाई आमतौर पे देखें तो ये किससे मिलता है, डीएनए से। क्योंकि देखो अब होता क्या है कि ये हो गया अपना डीएनए, इस डीएनए को बीच में से काट दिया, तो ऐसी संरचना मिलेगी, ठीक है। ये जो संरचना मिल रही ये आरएनए। भाई ये डीएनए को बीच से काट दो तो ऐसी संरचना मिलेगी, इस संरचना को क्या नाम देंगे हम, आरएनए, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो डीएनए को अगर हम दो भागों में बांट दें तो दोनों भाग अलग अलग आरएनए हो जाएंगे, ओके। तो आरएनए डीएनए के समान ही दिखता है, अंतर केवल इतना है कि डीएनए के विपरीत इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है। ये देखो इसमें एक ही स्ट्रैंड दिख रहा है, ये एक ही स्ट्रैंड दिख रहा है, ठीक है। डीएनए में यहाँ पे दो होते हैं, ओके, जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं और उसमें केवल एक ही राइबोस शर्करा अणु होता है, इसीलिए इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। आरएनए को एक एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की प्रक्रिया में मदद करता है। तो ध्यान रखना इसको एक एंजाइम भी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आरएनए का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसकी मूल संरचना की बात करें तो जैसा डीएनए था वैसा ही है, बस अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक बेस लेके इसका चलना है, ठीक है। अब देखो जो डीएनए था, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस थे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज़ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज़ चेंज हो जाएगी। वहाँ पे डीएनए में था थाइमिन, तो थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। ये देखो यहाँ इमेज में देखो आप, यूरेसिल। बस इतना अपने को मेन चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि डीएनए में जो था, तो डीएनए में 4 बेस थे, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन था। आरएनए में भी 4 ही बेस है, आरएनए में ही 4 ही बेस है, बस उसमें क्या है अंतर, तो थाइमिन की जगह यूरेसिल है। बस बाकी जैसा स्ट्रक्चर था बस वैसा का वैसा स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखना है, ओके। आरएनए में एक बात ध्यान रखना कि आरएनए और डीएनए की अगर बात करें तो इसमें से ज़्यादा स्थायी कौन होता है, तो डीएनए जो होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 सपोर्ट है ना, उसके पास क्या है, दो सपोर्ट है। आरएनए भाई एक ही संरचना है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये अस्थायी होता है। और अस्थायी होने की वजह से, आरएनए अस्थायी होने की वजह से क्या हो जाता है, तो ध्यान रखना है जो वायरस वाली डिसीज़ होती है, जैसे एड्स हुआ, एड्स का अभी तक इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं? क्योंकि वायरस में क्या होता है, तो वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब क्या हो जाता है, आरएनए बहुत ज़्यादा अस्थिर होता है, इस वजह से वायरस तुरंत अपना आरएनए चेंज कर लेता है, अपना जेनेटिक कोड चेंज कर देता है, जिस वजह से उसका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाते, ठीक है। यानी मान लो कि हमने एक ऐसी दवाई बनाई, ये एक ऐसी दवाई है जो क्या करेगी, एड्स को ठीक करेगी, ठीक है, जो क्या करेगी, एड्स को ठीक करेगी। अब स्थिति क्या बनी कि हमने वो दवाई बनाई, एड्स के वायरस के ऊपर छोड़ी, ये एड्स का वायरस होता है, कुछ इस प्रकार से उसकी संरचना होती है, तो ये एड्स का वायरस है, इसके ऊपर ये दवाई हमने छोड़ी, इससे ये मर गया, लेकिन ये क्या करेगा, इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए, वो आरएनए अगली पीढ़ी तक एक सूचना भेज देगा। क्या सूचना भेज देगा
कि भैया इस दवाई में ये चीज़ें हैं, इससे अगर बचना है तो आपको इस प्रकार से अपनी संरचना बनानी होगी। तो अगली वाली पीढ़ी पर जैसे ही हम ये ड्रग भेजेंगे तो वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को चेंज कर लिया है। बात आई समझ में? क्यों? क्योंकि इससे इस तक मैसेज पहुंच गया था और मैसेज पहुंचते इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और ये ड्रग इस पर बेअसर हो गई। बात आ गई समझ में? तो आरएनए की वजह से। लेकिन डीएनए क्या होता है? डीएनए स्थायी होता है, तो ये जल्दी चेंज नहीं होता है। चेंज तो ये भी होता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है। बात आ रही समझ में? तो इस वजह से वायरस वाली डिसीज का कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए काम में आता है, ओके। लेकिन बाकी सब जीवों में क्या होता है? डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। ठीक, अब मेरे हिसाब से डीएनए, आरएनए ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आरएनए के टाइप्स भी अगर आपको समझना है तो मैं थोड़ा आप लोगों को उसके टाइप्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आरएनए के जो टाइप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो, पहली बात तो आपको आरएनए के टाइप्स समझना है तो आपको सेल टॉपिक वाला वीडियो देखना होगा। सेल टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से जब राइबोसोम पढ़ाया था तो राइबोसोम के दौरान ही इसको एक्सप्लेन कर दिया था आरएनए के टाइप्स को। फिर भी मैं साधारण बता देता हूँ। एक होता है एमआरएनए, ठीक है। दूसरा क्या होता है? टीआरएनए। तीसरा होता है आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, एम का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैसेंजर आरएनए। टी का ट्रांसफरेज, ठीक है, ट्रांसफरेज आरएनए। आर का राइबोसोमल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? राइबोसोमल आरएनए, ओके, मैसेंजर आरएनए। यानी दरअसल होता क्या है, हमारी जो कोशिका है, हमारी कोशिका में इस प्रकार से एक संरचना मिलती है जिसको कहते हैं राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। ये क्या है? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है, ओके। तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन की परिभाषा क्या है कि अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला को प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड को अब हमारा जो पूरा शरीर है वो मैक्सिमम पार्ट है, जैसे हमारी मसल्स जो है, हमारी सारी मसल्स किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है, ठीक है। तो प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से हैं। जैसे हमारी जो चेहरे की मसल्स है वो अलग प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। हमारी जो शरीर का अंग, जैसे लीवर की बात करें, लीवर अलग प्रकार की सेल्स से, अमीनो एसिड से या प्रोटीन से मिलकर बना है। हार्ट अलग प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। सब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने हैं, लेकिन सभी मिलके बने प्रोटीन से। बात आ रही समझ में? सभी बने किससे? प्रोटीन से, लेकिन अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से। और ये अलग अलग प्रकार का प्रोटीन कौन डिसाइड करता है? अमीनो अम्ल, ठीक है। जैसे मान लो ABCD, ये हो गए 4 अमीनो अम्ल, ठीक है। फिर AB, ठीक है, ये स्मॉल वाले C और D, ये 4 अमीनो अम्ल दूसरे हो गए। अब अगर हमको हार्ट बनाना है तो हार्ट में मान लो कि ये ऊपर वाले जो 4 अमीनो एसिड है कैपिटल वाले, इनसे हार्ट बनता है, और ये नीचे वाले जो 4 है इनसे बनता है लीवर, ठीक है, इनसे बनता है लीवर। अब देखो, है तो दोनों ही अमीनो एसिड, लेकिन दोनों का से अलग अलग चीज़ बन रही है। एक से हार्ट बन रहा है, एक से लीवर बन रहा है। तो अब हमारे शरीर में जब सारे अंगों का निर्माण हुआ था तो निर्माण के समय क्या हुआ था कि हार्ट अलग प्रोटीन से बना, ये अलग से। तो ये अमीनो एसिड कैसे डिसाइड हुए कि भाई किससे क्या बन रहा है? ये सारी सूचनाएं कहीं ना कहीं तो गई होगी ना भाई। हमारे शरीर में कोशिका के पास कहीं ना कहीं तो राइबोसोम के पास ये सारी सूचनाएं गई होगी। राइबोसोम को बताया होगा कि भैया हार्ट बन रहा है तो हार्ट के लिए हमको कैपिटल वाले ABCD वाले अमीनो एसिड ला के दो, ठीक है। तो ये सारी संरचना कैसे पहुंची? तो मैसेंजर आरएनए, ये दिख रहा है, ये मैसेंजर आरएनए ने अपना मैसेज भेजा किसको? राइबोसोम को, कि भैया हार्ट बन रहा है तो हार्ट बनने के लिए हमको कैपिटल वाले अमीनो एसिड ला के दो। तो ये क्या करेगा? ये राइबोसोम तुरंत टीआरएनए तक एक्टिव कर देगा। टीआरएनए क्या करेगा? नाम देखो, ट्रांसफर। ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, कोशिका से ढूंढ के लाएगा और ट्रांसफर करेगा किसको? मैसेंजर आरएनए के अनुसार जो कैपिटल वाले अमीनो एसिड है उन सबको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और कहाँ पे लाएगा? इसके पास, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम के पास लाएगा और राइबोसोम इससे क्या बनाएगा? इससे प्रोटीन बनाएगा। और कौन सा प्रोटीन बनाएगा? हार्ट बनाने वाला प्रोटीन बनाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये तीनों आरएनए के काम हैं। और अगर नहीं समझ में आया हो तो सेल टॉपिक वाला वीडियो में फिर कह रहा हूँ कि उसको जरूर देखना। उसमें राइबोसोम को समझाते वक्त मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको वैसे समझ में
आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है कि कुछ चीज़ें जैसे आपको समझना है, एक होता है रेप्लिकेशन शब्द, कुछ शब्द भी समझ लो। एक होता है रेप्लिकेशन या इसी को कहते हैं डुप्लीकेशन। एक शब्द होता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एक ये शब्द होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक शब्द होता है ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। और एक शब्द क्या होता है, हाँ ये इतने शब्द होते हैं। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, जब डीएनए से, जब क्या हो, डीएनए से डीएनए बने तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, या डुप्लीकेशन। ओके। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जब आरएनए से प्रोटीन बने, जब आरएनए से क्या बने, प्रोटीन बने, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके। ट्रांसलेशन कैसे कैसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है, सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। डीएनए से डीएनए बनना, तो ये क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, जब जब क्या हो, डीएनए से आरएनए बने, ठीक है, सॉरी, डीएनए से जब क्या बने, आरएनए बने, तो उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बने, ठीक है, आरएनए से क्या बने, प्रोटीन बने, तब उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशन। ओके। ट्रांसलेशन यानी आरएनए से प्रोटीन बनना। यहाँ तक कहानी क्लियर है। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी आपके कुछ डाउट रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, कंटिन्यू हम इसको चलाएंगे और बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।